नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात केदारनाथ उपचुनाव की, जहां पर कैंपेन का आज आखिरी दिन है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुप्तकाशी पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट मांगेंगे। सीएम धामी सुबह 11 बजे गुप्तकाशी पहुंचने वाले हैं और यहां पर गुप्तकाशी पहुंचने के बाद आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार करेंगे। आज प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए जो भी दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सब चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर, पूरा दमखम लगाते दिखाई देंगे। केदारनाथ उपचुनाव के कैंपेन का आज आखिरी दिन, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस आज अपनी पूरी ताकत झोंकी और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुप्तकाशी पहुंचने वाले हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी आज प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, आज आखिरी दौर का प्रचार है। आज के बाद प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। 20 तारीख को मतदान होना है और नेताओं की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, कैंपेनिंग में हिस्सा लिया जाए और वोट देने की अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर अपील की जाए। इधर कांग्रेस बीजेपी लगातार जोर आजमाइश कर रही है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल केदारनाथ उपचुनाव। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि खोने के लिए कुछ नहीं है और अगर ये सीट हमारे नाम होती है तो इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। अब यही बात वो जनता के बीच में जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। इससे पहले अंतिम क्षणों में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और सोमवार शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लिहाजा सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के सांसद, कई विधायक और पदाधिकारी केदारनाथ में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ में बीजेपी की लहर है। लेकिन आज सौभाग्य ये है कि यहाँ की जनता ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए धामी जी के नेतृत्व में और खासकर प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, कि यहाँ पे विकास हुआ है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हमारा विधायक नहीं आया था मैं खुद यहाँ पे विधायक के रूप में काम करूंगा। तो जो जनता ने उसके प्रति आश्वस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 100% जीत सुनिश्चित करने का काम किया है। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार का मात्र शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस की सभी टॉप लीडरशिप केदारनाथ में पहुंची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस को मिल रहे समर्थन को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गांव-गांव में ढोलक, तबले, क्रिकेट किट बांटकर चुनाव प्रभावित कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अगले 2 दिन माइक्रो लेवल पर गांव-गांव में पहरेदारी करने जा रही है। और आज से पहरेदारी का समय शुरू हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ढोलक, तबले यहाँ बांट रही है, हारमोनियम बांट रही है, साड़ियाँ बांट रही है, क्रिकेट और वॉलीबॉल की किट बांट रही है, उसको देखते हुए हमने तय किया है कि ये गाँव में जो हमारे साथी हैं वो रात्रि को अलाव जला के पहरेदारी करेगा। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। केदारनाथ विधानसभा में 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि पूरे विधानसभा को 29 सेक्टर 2 जोन में बांटा गया है। केदारनाथ विधानसभा में कुल मतदाता 90,540 हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 44,765 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 45,775। बहरहाल केदारनाथ में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महिला वोटर्स की बढ़ी संख्या और करीब 3000 की संख्या वाले पोस्टल बैलेट को भी जीत तय करने में निर्णायक माना जा रहा है।
इसलिए चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों ही दल बड़ी सभाओं के बजाय अब गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांगने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। तो केदारनाथ उपचुनाव का आज जो प्रचार का है वो आखिरी दिन है। सभी अपनी अपनी ताकत झोंक देना चाहते हैं। बातचीत करने के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कहां किसकी सभाएं होनी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस आखिरी दिन पहुंचा जा सके? जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें क्योंकि आज जो केदारनाथ उपचुनाव है उसका आखिरी दिन है और काफी अहम दिन है क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए, और दोनों पार्टियां चाहेंगी क्योंकि जो केदारनाथ उपचुनाव में सीधी टक्कर है भाजपा कांग्रेस के बीच है, तो दोनों पार्टियां चाहेंगी कि आज के दिन वो अधिक से अधिक वोट बैंक तैयार कर सकें क्योंकि आज शाम के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो आज की जो सबसे अहम जो होगा वो बीजेपी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये चौथा दौरा है, चौथी जनसभा होगी। इससे पहले वो 2 दिन पहले वो चोपता और चंदननगर और इसके साथ ही त्रिवेणी में उन्होंने जनसंपर्क और जनसभाएं की थी, लेकिन आज वो गुप्तकाशी पहुंचे। गुप्तकाशी सबसे अहम क्षेत्र है क्योंकि यहीं से केदार घाटी का पूरा एरिया शुरू होता है और यहाँ कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर लोगों में नाराजगी भी पहले देखी गई, यात्रा को लेकर, तमाम चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये फोकस हुआ कि आज गुप्तकाशी में जनसभा करके वो अधिक से अधिक लोगों से मिले, जनसंपर्क है और लोगों की शिकायतें हैं वो दूर करें। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो ट्रैक है अब चुनाव का, जो 20 तारीख को मतदान होना है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो उसके, और लगभग 11 बजे वहां पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहां पर उनका जनसंपर्क होगा गुप्तकाशी में काफी देर तक, और उसके बाद वो एक जनसभा को भी वहां पे संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि यहां पर जो महेंद्र भट्ट हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और जो गणेश जोशी हैं कैबिनेट मंत्री भाजपा के, इसके साथ ही तमाम जो भी दिग्गज नेता बीजेपी के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे तल्ला नागपुर क्षेत्र की बात करें या फिर आप मध्यमेश्वर घाटी की बात। चलिए, तो बता रहे थे कि किस तरह से संदीप की वहां पर आज चुनाव प्रचार होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा नेता यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचा जा सके इस आखिरी दिन चुनाव प्रचार के। बढ़ते अगली खबर की ओर। चमोली में भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए और अब 6 महीने श्रद्धालु के लिए बद्रीनाथ धाम बंद कर दिया गया है। शंकराचार्य, कुबेर, उद्धव की मूर्ति पांडुकेश्वर आज जाएगी। मंगलवार को शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ पहुंचेगी। रविवार को रात ठीक 9:07 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल के लिए 4 धाम यात्रा अब संपन्न हो गई है। कपाट बंद होने के मौके पर धाम में लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। आप इसकी भव्यता देख सकते हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ के नारों के साथ जो भक्त थे वहां पर पहुंचे। 9:07 पर यानी रात के बद्री विशाल के कपाट बंद कर दिए गए, लेकिन उससे पहले जो बद्री विशाल की मूर्ति के दर्शन 10,000 लोगों ने किए और इसकी भव्यता और दिव्यता देखने लायक थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस साल 48 लाख से अधिक श्रद्धालु ने 4 धाम के दर्शन किए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम, 3 नवंबर को यमुनोत्री धाम और 3 नवंबर को ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद रविवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। पूरे यात्रा सीजन में इस बार 14.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 4 धाम यात्रा 20 दिन कम चली, तो आपदा के कारण करीब 1 महीने तक केदारनाथ यात्रा भी ठप रही। इसका असर यात्रियों की कुल संख्या पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले साल जहां 56 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आए, वही इस बार ये आंकड़ा 48 लाख के आसपास रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 4 धाम यात्रा यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। यात्रा सुव्यवस्थित चलती रहे, इसके लिए सरकार 4 धाम यात्रा प्राधिकरण बना रही है। यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए, यात्रा और अच्छी चले, क्योंकि यात्रा ये हमारे यहाँ की जो है लाइफलाइन है और हम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए यात्रा का प्राधिकरण भी बना रहे हैं और यात्रा प्राधिकरण हमारा काम करेगा। जो भी
जिससे कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और यहाँ के लोगों को उस यात्रा के कारण से जो आर्थिकी है, व्यापार चलता है, वो और अच्छा हो। इस वर्ष हमारी जो चारधाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुंचे हैं। इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफ़ी वर्षा भी हुई है, उसके कारण मार्ग भी बाधित होते रहे। बहरहाल शीतकाल के लिए भले ही 4 धामों के कपाट बंद हो चुके हों, लेकिन अब 4 धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर शीतकाल में भी दर्शन कर सकते हैं। शीतकाल के 6 महीने जहां यमुनोत्री की डोली खरसाली, गंगोत्री की डोली मुखबा में रहेगी, तो भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखीमठ और भगवान बद्री विशाल की डोली जोशीमठ में विराजमान रहेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के दौरे पर पिथौरागढ़ में हैं और ये पहला मौका है जब संघ प्रमुख इतने लंबे समय तक बॉर्डर इलाके में रहेंगे। भागवत के दौरे को जहां पहाड़ों में संघ को मजबूत करने की नजर से देखा जा रहा है, वहीं इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर भी फोकस किया जा रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार पहुंचे हैं। भागवत यहां जिला और विभाग प्रचारकों के साथ बैठक तो करेंगे ही, साथ ही प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी लेंगे। आरएसएस इस साल को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है, जिसके तहत उसने पंच परिवर्तन का नारा भी दिया है। पंच परिवर्तन में स्वदेशी के साथ ही सामाजिक समरसता पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। पिथौरागढ़ में भागवत ने मुवानी में विद्या भारती के विद्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के साथ ही स्वरोजगार पर जोर दिया। और शिक्षा में 2 प्रकार है, एक बाहर की शिक्षा, एक अंदर की शिक्षा, दोनों चाहिए। दूसरी आदमी है तो एक लिखने वाला आदमी है, दूसरा जो नहीं लिखता लेकिन वही है वो आदमी है। उत्तराखंड में आरएसएस की फिलहाल 1400 शाखाएं हैं, जिन्हें शताब्दी वर्ष में 2000 से ऊपर पहुंचाने का टारगेट लिया है। यही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में विस्तार के लिए कई बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है। मुवानी में शेर सिंह कार्की विद्यालय को बनाने में पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की अहम भूमिका रही है। कोश्यारी ने ही विद्यालय के सपने को धरातल पर उतारा है। शिक्षा का केंद्र तो एक अच्छा बनेगा ही बनेगा, परंतु स्वरोजगार एक अच्छा केंद्र बने। यहाँ पर बसों ट्रेनिंग शुरू हुई है, यहाँ पर लेबर ग्रास शुरू हो रहा है और हमारा ये प्रयास है कि निकट भविष्य में हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने। शेर सिंह कार्की विद्यालय के जरिए शिक्षा के विस्तार की प्लानिंग तो है ही, साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना भी स्कूल की प्राथमिकता में है। ऐसे में उम्मीद है कि दुर्गम इलाकों में बेहतर शिक्षा के लिए ये विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ऋषिकेश के तपोवन नीम बीच में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने आया एक छात्र नहाते वक्त गंगा में डूब गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गंगा के गहरी पानी से उसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि देहरादून यूआईटी कॉलेज का छात्र आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ दोपहर गंगा नदी के किनारे नहाने जा रहा था। अचानक पैर फिसलने के कारण आदित्य नदी में गिर गया और बह गया। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद आदित्य को गहरे पानी से निकाला गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पौड़ी में कीर्तिनगर डागर सड़क पर ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कार सवार की मौत हो गई। जखेड़ गांव के कीर्तिनगर आ रही ऑल्टो कार बेकाबू होकर ऊपरी रोड से 60 मीटर नीचे दूसरी रोड पर जा गिरी। इस हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स को पुलिस की मदद से अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जिसे बाद में ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है।
हरिद्वार के लक्सर में सुबह के वक्त हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा लक्सर खानपुर रोड पर हुआ जब सड़क पर जा रही 3 भैंस बुग्गियों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक शख्स और भैंसे की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक खानपुर के ब्राह्मणवाला गांव का रहने वाला था। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा किया और ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। और देहरादून की नामी यूनिवर्सिटी में विदेशी मूल की लड़की से रेप का आरोप है। सूडान के युवक पर रेप का आरोप लगा। पीड़िता ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को देहरादून ट्रांसफर कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हल्द्वानी के हीरानगर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट को पकड़ा है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला समेत 5 लोगों को पकड़ा। सभी पकड़े गए आरोपी हल्द्वानी लालकुआ कालाढूंगी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और हीरानगर इलाके में किराए का फ्लैट लेकर सेक्स रैकेट का धंधा चला रहे थे। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया ने अपनी पत्नी भवानी सिंह से नाम जो जमीन नैनीताल के सिलटोना में ली थी, उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब मामला कोर्ट जाने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा। नैनीताल के सिलटोना में ये वही जमीन है जो राजा भैया ने साल 2006 में अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम खरीद ली थी। लेकिन अब ये जमीन सरकार के कब्जे में चली गई है। दरअसल 2006 में राजा भैया ने ये जमीन अपनी पत्नी भावनी के नाम कृषि काम के लिए खरीदी थी, लेकिन 2013 तक कोई कृषि काम इस जमीन पर नहीं हुआ। लिहाजा तत्कालीन डीएम ने इसे सरकार में निहित कर दिया। जमीन सरकार के पास चले जाने से स्थानीय लोग भी खुश हैं। ये कोर्ट केस था जो काफी लंबे समय से चल रहा था। इसको डिस्पोजल कर दिया गया था। संबंधित जो पक्षकार हैं उनके द्वारा अपील भी करी गई थी इसमें, लेकिन वो अपील भी खारिज हो गई थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट जो भी कोर्ट का ऑर्डर था, संबंधित तहसील ने उसका अनुपालन कराया है और उसका कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया है। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ हमारे लिए, हमारे हित में। मतलब कल को यहाँ पर आता, पता नहीं कैसे आदमी आते, कोई आते कोई भर पड़ गया उसका, इसलिए बहुत अच्छा फैसला रहा हमारे लिए। डर था? हाँ बिल्कुल, हादसा बिल्कुल डर था बिल्कुल यहाँ पे हमको। क्यों डर था आप लोगों को? क्योंकि भैया वो दमंगा आदमी था, इसलिए। राजा भैया की जमीन सरकार के पास भले ही चली गई हो, लेकिन डीएम के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। गौ की जमीन है, ये ट्रांसफर नहीं होती है। गवर्नमेंट भी इसे टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। गौ की जमीन हुई है, थोड़ी है, पॉलिसी तो एक ही नहीं हुई। आपकी जमीन वही, हमारे लिए वही। बोर्ड ने डिटेल ऑर्डर लिखा है, रेवेन्यू बोर्ड वाले ने, उसके मुताबिक आगे अपील करेंगे इसकी? ये जख्मी करेंगे। सिलटोना की जमीन सरकार के पास रहेगी या फिर से राजा भैया के पास चली जाएगी, इस बात का फैसला अब कोर्ट से होगा। राजा भैया से ये जमीन भले ही सरकार ने ले ली हो, लेकिन कानून का फैसला फिर कानून से निकलेगा। हालांकि इस फैसले से स्थानीय लोग काफी खुश हैं और राजा भैया के खौफ से भी इस इलाके में डर था। अब ये जमीन वापस सरकार के खाते में आ गई है। हालांकि इस फैसले को चुनौती राजा भैया देने जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये जमीन राजा भैया को मिलेगी या ये सरकार में निहित हो जाएगी, इसका फैसला फिर कोर्ट से होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, सिलटोना, नैनीताल। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर क्वारब में पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे बंद है, जिसकी वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत आ रही है। वहीं रानीखेत या फिर लमगड़ा घूमकर गाड़ियां आ रही हैं, जिसकी वजह से किराया बढ़ने के साथ ही सब्जियों के रेट भी अब बढ़ गए हैं। तो आप देखिए किस तरह से ये जो पूरा रास्ता है वो पहाड़ी से मलबा आने की वजह से बंद हो गया है क्वारब के पास। 3 दिनों से हाईवे बंद होने की वजह से गाड़ियां घूम कर आ रही हैं। एक तो किराया भी बढ़ गया और दूसरा जिस रास्ते से सब्जियां और माल ढुलाई का काम किया जाता है वो भी उसी रास्ते से आती हैं, इसलिए अब बताया जा रहा है कि सब्जियों के दाम भी इसे लेकर बढ़ गए हैं।
उत्तराखंड में आप नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रदेश के सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल आज के दौर में पुलिस के लिए सीसीटीवी कैमरा किसी भी घटना के खुलासे में बड़े मददगार साबित होते हैं, लेकिन अक्सर रात की घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर पाते, जिसका बड़ा कारण कैमरों में नाइट विजन ना होना है, जिसके लिए आप पुलिस विभाग के साथ दूसरे बजट से लगने वाले सीसीटीवी कैमरों को नाइट विजन लगवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो है जो तमाम गतिविधियों पे जो नज़र रखती है, जिसमें जो है वो गाड़ियाँ और एक्सीडेंट्स पे भी पुलिस नज़र रखती है, तो इसमें जो कुछ पुराने कैमरा हो गए जो कि नाइट विजन इक्विप्ड नहीं है, तो ऐसे जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से समस्त जो है वो पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि जो है वो अपने कैमरेज जो है प्रयास करें, अपना जो है यहाँ पर प्रपोजल भेजे नाइट विजन कैमरा। चक्राता में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चक्राता की खूबसूरत वादियों में मौजूद गुमनाम झरने के साथ पूरी वैली को विकसित करने की अब तैयारी चल रही है। बीते दिनों न्यूज 18 ने कठिन सफर को तय कर मेसासा गांव में मौजूद इस गुमनाम झरने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चक्राता की खूबसूरत वादियों में मौजूद गुमनाम झरने को अब बहुत जल्द नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि झरने तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग रूट से लेकर रोपवे समेत दूसरी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। तो मेसासा गांव तक तो रोड जाती है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको थोड़ा सा हम एक कुरावना खेड़ा है वहां तक रोड पहुंचाते हैं और फिर वहां से एक ट्रैक मुश्किल से 400-500 मीटर का ट्रैक हो जाएगा झरने तक पहुंचने। जो आजकल जिप लाइन वगैरह बना करके, ये भी आजकल साहसिक पर्यटन का पार्ट है एक प्रकार से। वो रस्सों वगैरह के ऊपर से बनता है और लोग उस पर आर पार जाते हैं, तो एंजॉय करते हैं और आने जाने को साधन बनते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए जल्द ही मोटर मार्ग का निर्माण कुरवाना खेड़ा तक करने के साथ झरने तक 500 मीटर का पैदल ट्रैक भी बनाने की योजना है। वहीं जिप लाइन भी लगाई जाएगी, जिससे साहसिक पर्यटक को भी बढ़ावा मिलने के साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उस वैली को डेवलप करना है तो उस वाटरफॉल को डेवलप करना नितांत आवश्यक होगा, और संभवतः यदि सरकार उसमें सहयोग करती है तो निश्चित रूप पर जैसा कि देवभूमि उत्तराखंड है और निरंतर पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ एक बहुत पर्यटक की दृष्टि एक वैली पूरी विकसित होगी। चक्राता के गुमनाम इस झरने के विकसित होने से जहाँ एक और वैली में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, वहीं इलाके के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। न्यूज 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा पुलिस ने इस साल अब तक 9 किलो चरस, 562 ग्राम स्मैक और 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया और 57 तस्करों को जेल भेजा। पौड़ी जिले की सतपुली पुलिस ने शराब तस्करी और चोरी की घटनाओं में सक्रिय रहने वाले अभियुक्त को 6 महीने के लिए जिला बदर किया। नैनीताल के मल्लीताल में लेपर्ड कैट की मौत हुई है। पालिका बाजार के पास लेपर्ड कैट घायल दिखी, जिसके बाद वन विभाग की टीम लेपर्ड कैट को पशु अस्पताल लेकर गई, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट और फायर के ऑफिसर महिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने फायर फाइटिंग उपकरण का जायजा लिया। टीम ने चेक किया कि आपात स्थिति में किस तरीके से अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद अब लंबी दूरी की रोडवेज की बसों में 2 ड्राइवर तैनात रहेंगे, ताकि एक ड्राइवर को आराम मिल सके और उसके बाद दूसरा ड्राइवर बस चला सके। नैनीताल में ट्रैफिक संभालने के लिए नए कोतवाल को लगाया गया है। मल्लीताल कोतवाली में अब उमेश मलिक को चार्ज सौंपा गया है।
प्रदेश में कोरोना महामारी के बाद अब उन इलाकों में भी लोग बसने आए जो लंबे समय से खाली पड़े थे। इनमें से करीब 650 परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिए गए। पौड़ी में जल जीवन मिशन के करीब 80 योजना समय पर नहीं हो पाई पूरी। डीएम ने अधिकारियों को दिसंबर तक पेयजल योजना को पूरा करने के निर्देश दिए। यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे पर निर्माण काम शुरू हो गया। शनिवार को रोपवे के लिए खरसाली में लोअर टर्मिनल पर भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जा रहा है। नेशनल गेम्स के लिए रुड़की के 7 बच्चों का चयन हुआ है। बच्चों का स्वागत रुड़की विधायक ने अपने कैंप कार्यालय में।